फ्रेंड, आज आपका मॉडल सेट बीएचपी बोर्ड का मॉडल सेट आ चुका है और आज हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका चैनल स्टेप अप एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से आपका सारा रिवीजन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और थ्रू प्रॉब्लम। ठीक है, ये तो क्या है, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की सहायता से आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाला है और रिवीजन हो जाने वाला है, पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। फिक्र ना करें, आप मन लगा के पढ़ें सिर्फ। ठीक है, चलिए देखते हैं किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये तो इसका तो आंसर आप डायरेक्ट दे दोगे। ठीक है, तो आंसर इसका दे दो, कोई दिक्कत नहीं, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, ये तो आप लोग रट लेते हो। ठीक है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, अवतल दर्पण। मगर बच्चों कभी कभी क्या होता है कि भूल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी भूल जाते हैं और मतलब कंफ्यूजन हो जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले बनाओ अवतल दर्पण बनाओ। ये अवतल दर्पण है बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पर फोकस दूरी तो यहीं पे होना है ना बच्चों, क्योंकि कर्व ऐसा है तो सर्किल ऐसा बनेगा, तो रेडियस अंदर ही होगा और फोकस दूरी भी तो अंदर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा। बताओ बच्चों रे कहाँ से आना है। अवतल दर्पण में एक साइड क्या होता है, पेंट क्या होता है, एक साइड क्या होता है कि बिना पेंट क्या होता है। तो रे कहाँ से आएगा, जहाँ पेंट किया हुआ वहाँ से आएगा या जहाँ बिना पेंट किया हुआ वहाँ से आएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें रे कहाँ से आना है, जहाँ पेंट किया हुआ है, या रे वहाँ से आएगा जहाँ बिना पेंट किया हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। तो रे कहाँ से आएगा, जहाँ पर पेंट किया है बच्चों वहाँ से रे नहीं आने वाला, वहाँ पर रे नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है, जहाँ पर आपका पेंट किया हुआ वहाँ पर रे नहीं आएगा। सिंपल है ना, क्योंकि जहाँ पेंट किया उससे क्या फ़ायदा। तो रे कहाँ से आएगा, जहाँ पे बिना पेंट किया हुआ, यानी रे यहाँ से आएगा। और इसके लिए मैं ऑफलाइन में जो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उसमें बताया था एक कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जिधर जाए काम की रेस उधर लेते हैं प्लस। ठीक है, जिधर जाए काम की रेस, जिधर जाए काम की रेस कौन है, यही रेज है। ये जो रेस है ये क्या है, काम की रेस है। तो काम की रेस किधर जा रहा है, इधर, तो यानी इधर प्लस लेंगे और इधर माइनस लेंगे बच्चों। तो दर्पण के उस तरफ वाला क्या होगा, सारा पॉजिटिव होगा, और दर्पण के इस तरफ वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो दर्पण के इस तरफ वाला क्या है, फोकस है बच्चों, तो फोकस क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा बच्चों, ऋणात्मक होगा। और अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होगा बच्चों, ऋणात्मक। ये दर्पण है। आगे क्या बनता है, इसमें कुछ इमेज बनता है, कुछ ऑब्जेक्ट भी रखा जाता है। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है यू। जब इस थोड़ा सा ना मैं आगे का रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है ना, सिर्फ सवाल सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये सवाल तो इसलिए 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। 40 सवाल है, 10 मिनट लगेगा, सारा सॉल्व हो जाएगा। मगर आगे पीछे की कहानी पता होना चाहिए ना, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वो करते हैं अपन। तो इमेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, एक रे दर्पण पे पैरेलल, ये इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए एक रे दर्पण पर पैरेलल खींचो, मुख्य अक्ष के पैरेलल रे एक ड्रॉ करो। तो ये एक रे जाएगा मुख्य अक्ष के पैरेलल, और टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा। तो एक नियम होता है, जब भी मुख्य अक्ष के पैरेलल जाता है कोई भी रे, टकराने के बाद फोकस होकर गुजरता है बच्चों। थोड़ा सा आगे पीछे फोकस होकर गुजरता है। ठीक है, कहाँ से गुजरेगा बच्चों, फोकस होकर गुजरेगा। ठीक है, और एक रे गुजारो बच्चों। ठीक है, मान लो ये आपका सी है, यहाँ पे एक रे गुजारो आप फोकस से, तो फोकस से गुजारोगे बच्चों। ठीक है, आप फोकस से गुजारोगे। ठीक है, तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है, यानी ऐसे रह जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर। कैसा प्रतिबिंब बना, उल्टा प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो इसको यहाँ से जहाँ प्रतिबिंब बना है ये यहाँ बना है, और इसको बोलते हैं ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, पी ध्रुव। ये दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव एक है, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, तो दर्पण के मध्य बिंदु ध्रुव और जो यहाँ पर इमेज बना उसके बीच की दूरी को किससे दिखाते हैं, v से। ये क्या है, इमेज की दूरी, इमेज की दूरी। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला ऑब्जेक्ट की दूरी, यानी u से दिखाएंगे बच्चों। और ये दूरी तो आपका क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। आपको कुछ याद आ रहा है कि v, u और f में रिलेशन है। दर्पण फॉर्मूला बच्चों,
दर्पण फॉर्मूला, दर्पण फॉर्मूला, दर्पण फॉर्मूला क्या था बच्चों, बताएं कमेंट बॉक्स में लिखें आप, क्या था। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये आपको याद होना चाहिए, ये दर्पण फॉर्मूला है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। और देखिए बच्चों, ये अवतल दर्पण है, इसका फोकस कैसा है बच्चों, निगेटिव आया है। कैसा आया है, क्योंकि देखो जिधर जाए काम करें उधर पॉजिटिव लेंगे, यानी दर्पण के पीछे जितना है सबको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और दर्पण के जो इधर है आगे उसको निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे u कैसा आएगा, u कैसा लेंगे, निगेटिव। f कैसा लेंगे, निगेटिव। v कैसा आएगा, v भी निगेटिव ही आएगा बच्चों, v भी कैसा आएगा, निगेटिव ही आएगा। अगर वस्तु को आप रखते हो इन्फिनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हो, सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, इन्फिनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को रखते हो तो इमेज कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में इमेज बनेगा बच्चों। कहाँ बनेगा इमेज, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा बच्चों, ठीक है। तो आगे देखें आप, ठीक है, ये देखें, तो ये दर्पण फॉर्मूला है। यहाँ पर फोकस कैसा रहेगा, निगेटिव। यहाँ पर v कैसा आएगा, तो निगेटिव ही आएगा। u कैसा आएगा, तो u भी निगेटिव ही आना है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता दीजिए r है, तो बोल रहे हैं इसमें क्या संबंध है। तो आपने मिरर दर्पण फॉर्मूला के साथ साथ एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था आप बच्चों, ठीक है। जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, a बराबर r/2। ये जो दर्पण फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला, ये आप इसका प्रूफ तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो f बराबर क्या होता है, r/2, या r बराबर क्या हो जाएगा, 2f, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, f बराबर r/2, ठीक है। आप इसे नोट कर। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लिखते हैं। अगला सवाल है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो न्यूनतम दूरी नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र के लिए जो न्यूनतम दूरी कितनी होती है स्पष्ट दृष्टि के लिए, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। तो अगला सवाल देखते हैं फिर बच्चों। श्वेत प्रकाश कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने से पश्चात सबसे कम झुकता है। तो देखो श्वेत प्रकाश है ना बच्चों, श्वेत प्रकाश है। श्वेत प्रकाश में कितना प्रकाश होता है, 7 रंग का प्रकाश होता है, 7 रंग होता है ना, ठीक है। तो 7 रंग देखते हैं क्या होता है, विव, ज्योर। इसमें आज थोड़ा बात करते हैं बच्चों कि नीचे से ऊपर जाने पर बच्चों क्या होता है, फ्रीक्वेंसी न्यू, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको सूचित करते हैं न्यू से। न्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है, और लेमडा क्या होता है बच्चों, डिक्रीज करता है। वे इसको बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, इसको आवृत्ति हिंदी बोलेंगे, इसको आवृत्ति है, इसको क्या बोलेंगे, लेमडा को तरंगदैर्घ्य। तो नीचे से ऊपर जाने पे क्या होगा, तरंगदैर्घ्य घटेगा और आवृत्ति बढ़ेगा, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा घटेगा। अब रेट का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, सबसे ज़्यादा होने वाला है बच्चों। तो रेट का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए रेट ज़्यादा दिखता है बच्चों, रेट ज़्यादा दिखता है, और ऑरेंज उसके बाद दिखेगा। और सबसे कम कौन दिखेगा बच्चों, वायलेट कलर, बैगनी कलर सबसे कम दिखेगा बच्चों। इसका रीज़न ये है कि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत कम है। और तरंगदैर्घ्य कम होने से क्या होता है बच्चों, ये प्रिज्म है, इस पे आप श्वेत प्रकाश डाल रहे हो, ऐसा। ये क्या होता है कि 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है बच्चों, ठीक है, 7 रंग में डिवाइड हो जाता है इस तरह से, ठीक है, 7 रंगों से डिवाइड हो जाता है इस तरह से, है ना बच्चों। ये क्या हो गया, ये रेड ऊपर हो गया, ये क्या हो गया, ये बैगनी हो गया बच्चों। अब बीच में जो आपका 5 कलर है ये वाला रहने वाला है, ये प्रिज्म है। आगे क्या होगा बच्चों कि ये जो रेड है ये थोड़ा ऐसे जाएगा, और बैगनी जो है ऐसे जाएगा। अब इसमें क्या होने वाला है कि येलो वगैरह सभी इसमें रहने वाला है बच्चों, ठीक है। तो आपका सारा जो सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होगा बच्चों, बैगनी का,
सबसे कम झुकाव किसका होगा? तो लाल का। तो सवाल क्या था कि सबसे कम झुकता है, तो सबसे कम कौन झुकता है? रेड कलर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? लाल। ठीक है, और ये एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिज्म से होकर किरण आरेख खींचे, तो आप किरण आरेख खींच देंगे, इसके बाद तो प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ठीक है, श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंग में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। ठीक है, 7 रंग में बढ़ जाते हैं, और इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपन। तो 7 रंग में लाल रंग का झुकाव सबसे कम होता है, बैगनी रंग का झुकाव सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है बैगनी रंग का? क्योंकि तरंगदैर्घ्य जिसका बहुत ही कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये इसका झुकाव ज्यादा होता है, इसलिए हमारी आंख तक, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर बहुत दूर से ही लाल रंग दिख जाता है, लाल रंग बहुत दूर से ही दिख जाता है, क्योंकि रेलवे सिग्नल पर लाल रंग का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इसलिए उसका क्या होता है? झुकाव बहुत ही कम होता है। तो दूर से जब रे आएगा बच्चों है, तो उसका सामने से आएगा तब आँख पे आके टकराएगा। वो जो जब रे आएगा यहाँ से, मान लो कि ये रेड कलर है, ठीक है, ये मान लो कि रेलवे सिग्नल है, और मेरा आई इस तरह से है, मेरा आई है इस तरह से। ठीक है, तो ये रे थोड़ा कम झुकेगा और रे आ जाएगा। अगर यहीं पर आप बैगनी ले लोगे बच्चों, बैगनी, तो रे आते आते आपका बच्चों क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा, आते आते ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? ये झुक जाएगा ज़्यादा, तो आपकी आँख तक पहुँचेगा नहीं, इसलिए बैगनी रंग का यूज़ रेलवे सिग्नल पे नहीं करते हैं। आज समझ में? इसको मिटाएं, समझ में आ रहा है ना? इसको नोट करते चले आप। ठीक है, चले अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, ठीक है, अगला सवाल है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? ये पूछ रहा है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो ये मैं पीडीएफ डाल दूंगा, इस आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो मैं बता रहा हूँ वो आप सारा कॉपी मिलेगा बच्चों, कॉपी में। ठीक है, और कॉपी में लेकिन आगे पीछे कहानी याद हो जाएगी, एक्चुअली लगभग पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा यहीं। ठीक है, तो आप फिक्र ना करें। चलिए देखिए आप, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, तो पहले तो मानव आँख में कैसा लेंस होता है उसको देखते हैं। तो कैसा लेंस होता है आप बताएं? कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है बच्चों? उत्तल लेंस होता है। इस तरह से बनाए, इसका पूरा आँख की स्ट्रक्चर बना, ये आँख की स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या होता है बच्चों? रेटिना है ना? क्या होता है ये? रेटिना। ये आपका क्या होता है? मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर जो बता रहे हैं कि जो प्रतिबिंब कैसा बनता है बच्चों, तो अगर यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है, तो रेटिना पे ऐसे बना, इस तरह से गया होगा। ठीक है, इस तरह से गया होगा। सॉरी, इमेज बनाने के लिए काटना पड़ेगा ये आपका। तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, कैसा बना? उल्टा बना। कैसा बना? उल्टा बना। ठीक है, कैसा बनता है? रेटिना पे जो इमेज बनता है, रेटिना पे कैसा इमेज बनता है? तो पहला बात उल्टा, दूसरी बात वास्तविक भी काल्पनिक बता। वास्तविक और काल्पनिक पहचानने के लिए क्या करते हैं बच्चों? अगर डॉटेड लाइन से इसको शो करते बच्चों, डॉटेड लाइन से शो करते हैं तो वो काल्पनिक होता है। एक्चुअली रे आ रहा है यहाँ पे, क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है लेंस में। लेंस क्या होता है? लेंस से पूरा पार कर जाता है रे। पेंट रे क्या हुआ ना, लेंस में क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। रे क्या होगा? पार कर जाएगा। इधर भी रे एक्चुअल में, इधर भी रे एक्चुअल में है, तो प्रतिबिंब कैसा बनना है? वास्तविक बनना है। तो यहाँ पर रे क्या हुआ? एक्चुअल में कटा है, दिख रहा है ना आपको? ये सॉलिड लाइन दिखा रहे हैं, सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन नहीं दिखा रहे, तो वास्तविक है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? हमारी आंख में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? रेटिना पे वास्तविक बनेगा बच्चों। और कैसा? उल्टा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। ठीक है बच्चों, कैसा बनेगा? वास्तविक। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन। इसको नोट कर ले आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे आंख में कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। ये इंपॉर्टेंट है। हमारे आंख में कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है।
ठीक है। आगे कॉर्निया होता है, आइरिस होता है, ये सब तो आप ठीक है आगे आएगा। ठीक है, चलो नोट करें आप। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बच्चों 6 नंबर, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो किसके कारण प्रतीत होता है आकाश का रंग? वहां प्रकाश का परिकिरणन होता है बच्चों। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, उसका जो आंसर होगा प्रकाश का परिकिरणन होगा, तो बी ऑप्शन होगा, प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है प्रकाश का परिकिरणन क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि वहां क्या होता है कि आकाश में क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स से जब सनलाइट टकराता है बच्चों तो वो क्या हो जाता है, सारा रंग जो होता है स्कैटर्ड हो जाता है, सारा रंग बिखर जाता है। ठीक है, तो नीला रंग क्या होता है, ज्यादा अपियर हो जाता है। नीला रंग क्या होता है, ज्यादा अपियर होता है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होता है बहुत ही छोटे, मतलब छोटे छोटे, मतलब बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि लाइट, जो व्हाइट लाइट जो आ रहा है सूरज से, तो रंग जो होता है वो क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, वो आपका नीला प्रतीत होता है। तो किसके कारण? प्रकाश का परिकिरणन का कारण। प्रकाश का आवर्तन के कारण नहीं, प्रकाश का परिकिरणन। कण से कोई भी पार्टिकल से रे टकराया और रे टकराने के बाद, श्वेत प्रकाश टकराने के बाद वो बढ़ जाता है, तो उसको उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का परिकिरणन। और प्रकाश का परिकिरणन के कारण क्या होता है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, 7th नंबर क्वेश्चन है। 7th में क्या है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है, इसको देखने के लिए पहले आप थोड़ा समझो कि उत्तल दर्पण को देखो आप। ये आपका उत्तल दर्पण है, इसमें उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है बच्चों? तो पहला बात, छोटा, हमेशा हमेशा छोटा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात, काल्पनिक बनता है बच्चों। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। तीसरी, ठीक है, छोटा बनता है। तो इसमें तो उत्तल दर्पण में कभी भी छोटा बन नहीं सकता है ना। उत्तल दर्पण में कभी भी आपका छोटा बन नहीं सकता है। अब आगे बात कर ले, एक तीन ही प्रकार का दर्पण है ना। एक दूसरा बात कर ले समतल दर्पण। समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है? मान लो कि ये आप देख ले समतल दर्पण है, ठीक है। तो समतल दर्पण में कोई वस्तु खड़ा है तो उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है? बराबर प्रतिबिंब बनता है। बराबर जितनी लंबाई का रहेगा उतनी लंबाई का बनेगा। और जितनी दूरी पर रखेंगे, मान लो ए दूरी पे, तो दर्पण के पीछे भी कितना दूरी बनेगा? ए दूरी पे बनेगा ही। तो दर्पण के पीछे समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, इसमें भी, और बराबर प्रतिबिंब बनता है। और एक और बात, बराबर दूरी पर बनता है, बराबर लंबाई का बनता है, बराबर दूरी पे बनता है, और दर्पण के पीछे बन रहा है। तो कैसा प्रतिबिंब होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब होगा बच्चों। तो कैसा होगा? तो इसमें बराबर। सवाल में क्या है? बड़ा है, छोटा, उत्तल में छोटा, समतल में बराबर। तो बड़ा किसमें बनेगा? अवतल दर्पण में। किसमें बनेगा? तो अवतल दर्पण में। ये अवतल दर्पण है। तो इस अवतल दर्पण में जो आपका है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब जो बनता है बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, और बराबर भी बनता है। तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है बच्चों। और इसमें काल्पनिक भी बनता है बच्चों, और वास्तविक भी बनता है। ठीक है, ठीक है, आपको नोट कर ले। इसमें छोटा, हाँ, छोटा बड़ा हो तो हो गया, छोटा बड़ा बराबर। ठीक है, तो बड़ा प्रतिबिंब किससे बनेगा? तो अवतल दर्पण में। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, अवतल दर्पण ये वाला। ठीक है, नोट कर ले। ये सारी बातें आप नोट करें, ऐसे नहीं, ये सारी बातें आप नोट करें। ठीक है, आपका सारा डिवीजन हो जाएगा। समतल दर्पण देख लिए, उत्तल देख लिए, और ये अवतल देख लिए। अवतल में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा छोटा बराबर ही बनता है, और काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। ठीक है, मिटाते हैं। तो आई थिंक दर्पण का आपका सारा आपका जो कन्फ्यूजन होगा सारा दूर हो गया होगा, और थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो गया होगा सारा। ठीक है, आगे पीछे की कहानी, क्योंकि दर्पण फॉर्मूला देख लिए, ए बराबर r/2 देख लिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण देख लिए। आपका दर्पण के बारे में बता भी थे कि बीच वाले को ध्रुव कहते हैं, ये प्रधान अक्ष है, और ये वक्रता त्रिज्या, ये, ठीक है, ये सब आपका सारा क्लियर हो रहा होगा शायद, आई थिंक। ठीक है,
तो आप सारा नोट करते चलें, जैसे से मैं बता रहा हूँ आप नोट करते चलें, ठीक है। तो 7 का हो गया। 8 का देखें आप, 8 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग होता है। कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग होता है, तो कौन सा लेंस होता है बच्चों, तो इसका आंसर तो हो जाएगा अफ्तर लेंस, ठीक है। अफ्तर लेंस, सी ऑप्शन अफ्तर लेंस। मगर अफ्तर लेंस क्यों, जो फिर बात करते हैं आगे डिफेक्ट, आगे फिर अगला सवाल जो आता है डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। इसके मतलब निकट दृष्टि दोष लिखे, दूर दृष्टि दोष लिखे, तो उसके बारे में रिवीजन हो जाएगा आप, ठीक है। देखें, तो इसके लिए अफ्तर लेंस का उपयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अफ्तर लेंस का उपयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो आप, ये आपका क्या उत्तल लेंस है, आपका आँख वाला, आपको हो गया क्या निकट दृष्टि दोष, यानी दूर की वस्तु नहीं दिख पा रहा है, रे आ रहा है और पहले ही क्या हो रहा है, रेटिना से पहले ही कट जा रहा है, यानी इमेज यहाँ बन गया, रेटिना पे बन नहीं रहा। तो आप क्या करोगे बच्चों, ये रे को क्या करोगे, इस रे को उठा के, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, रेटिना से पहले इमेज बन जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, रेटिना से पहले इमेज, याद कर लेना, निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले इमेज बन जाता है, रेटिना से पहले इमेज बन जाता है। और दूर की वस्तु नहीं दिखता, दूर की वस्तु, क्योंकि दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु से रे आएगा और रेटिना से पहले इमेज बन गया है, तो दूर की वस्तु क्या होगा, नहीं दिख पाएगा। और यही नज़दीक रहता है तो आपको रेटिना दिख जाएगा, आसन में बच्चों आपको दिख जाता है, नज़दीक का वस्तु दिख जाएगा निकट दृष्टि दोष में, और दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। दूर की वस्तु का क्या होता है कि रेटिना से पहले इमेज बन जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। और दूसरी बात कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो दूर खड़ा कोई आदमी है उसका इमेज कहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले। अब इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो पहले जो बन जा रहा है, इस रे को उठा के यहाँ कैसे भी करके रेटिना पर लाएं आप, कैसे भी करके इसको आप उठा के, इस रे को उठा के आप क्या करें, थोड़ा सा उठाएं और यहाँ पे लाएं आप। तो इसके लिए क्या करोगे आप, तो बताओ, एक लेंस आता है, अगर उत्तल लेंस का उपयोग, अगर एक लेंस आता है अफ्तर लेंस, ये कौन सा लेंस होता है, अपसारी लेंस। कौन सा लेंस होता है ये, अपसारी लेंस, और इसी को अफ्तर लेंस बोलते हैं, ठीक है, अफ्तर लेंस। तो ये रे को क्या करता है, रे को पहले डाइवर्स करा देता है, फैला देता है, अपसरित कर देता है। रे आएगा और पहले ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको रे डाइवर्स हो जाएगा। अब आँख के आगे क्या लगा हुआ, उत्तल लेंस। अब क्या होगा, ये पहले से डाइवर्स हो गया, पहले से थोड़ा सा रे क्या हो गया, उड़ गया। मान लो यहाँ पर अफ्तर लेंस लगा दिए, रे क्या हो जाएगा, अब यहाँ आएगा और ये उड़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब रे क्या होगा, ऐसे टकरा जाएगा रेटिना पर, समझ में आ रहा है। तो रे को पहले, जो रे आ रहा है इसको थोड़ा सा उठा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये उत्तल लेंस से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेटिना में बन जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं, इसको अच्छे से इमेज बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और अच्छे से बनाते हैं इसको इमेज, थोड़ा सा सारा क्लियर हो जाएगा आपको। मान लीजिए कि ये आपका लेंस है, ये आपका आँख है, ठीक है, और ये आपका दूर की वस्तु आपको दिख नहीं रहा, यहाँ बन गया, ठीक है। अब क्या आपको क्या करना पड़ेगा कि जो रे है इसके लिए आप आगे लगा दें अफ्तर लेंस। अफ्तर लेंस लगाने का क्या फ़ायदा है, देखो ये जो रे आ रहा है ना, ये रे थोड़ा सा डाइवर्स हो जाएगा, डाइवर्स हो गया, ठीक है। ये जो रे आ रहा है, रे आएगा और थोड़ा अफ्तर लेंस इसको क्या कर देगा, थोड़ा सा उठा देगा, रे उठा देगा। अब क्या, अब ये उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस हमारी जो ये अभिसारी लेंस होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है, अभिसारी लेंस। रे को क्या करता है, बेंड कर देता है और झुका देगा, और झुका देगा। ये रे को क्या करता है, और जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रे आ रहा है और इसको झुका दे रहा। तो उत्तल लेंस का खासियत है ये अभिसारी लेंस है, यानी अभिसरित हो जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा, यानी ये इसको झुका देगा। तो अब आँख में जो लेंस इसको क्या करेगा, झुका देगा। तो क्या हो जाएगा, रेटिना पे रे चला जाएगा, रेटिना पे रे जैसे ही गया और एक पैरेलल रे जो प्रधान अक्ष पे रे आ रहा था, ये आपको कट जाएगा, और कट जाएगा, दो रे कट जाएगा तो आपको इमेज दिखने लगेगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए समझ में आया बच्चों। निकट दृष्टि दोष के लिए क्या, कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, अफ्तर लेंस। क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि दूर की वस्तु जो था उसका इमेज रेटिना से पहले बन जा रहा था,
अब जो रे जो है पहले बन जा रहा है, इसको उठा के क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उठा देना पड़ेगा। और उठाने के लिए क्या करेंगे, आगे आफ्टर लेंस लगाएंगे, क्योंकि रे को डाइवर्ट करने वाला एक ही लेंस है, आफ्टर लेंस है, जिसको बोलेंगे अपसारी लेंस। इसको बोलते हैं अपसारी लेंस, इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अपसारी लेंस। तो आफ्टर लेंस को अपसारी लेंस और उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस। अगर मान लो कि अगर आप लगा देते हैं उत्तर लेंस आगे, तो ये जो रे आ रहा था ये आपको डाइवर्ज पहले से कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। अब आगे भी उत्तर लेंस लगा तो ये और कर देगा। तो ये अगर यहाँ आफ्टर लेंस की जगह उत्तर लेंस लगाते बच्चों, तो ये और इमेज यहाँ बनने वाला था, ये तो और ख़राब हो गया। तो इसलिए कौन सा लेंस लगाएंगे, आफ्टर लेंस लगाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो ठीक है, तो आपका निकट दृष्टि दोष में क्या लिखेंगे आप एग्जाम में, तो निकट दृष्टि दोष में लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती है और नज़दीक की वस्तु दिखती है, और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे कि इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आफ्टर लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि आफ्टर लेंस अभी अपसारी लेंस होता है, क्योंकि आफ्टर लेंस कैसा लेंस होता है, अपसारी लेंस होता है। ठीक है, तो आप एग्जाम में लिख लेंगे आप। और दूर दृष्टि दोष के लिए क्या लिखेंगे आप, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि जो प्रतिबिंब है वो दूर का दिखेगा और नजदीक का नहीं दिखेगा। इसका क्या होगा, तो नजदीक वाले जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना से दूर बन जाता है, नजदीक वाले वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से दूर बन जाता है। यहाँ मान लो यहाँ चला गया, तो उसने क्या करना पड़ेगा कि आपको उत्तर लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में कैसा लेंस लगाएंगे, तो आप लिख ले दूर दृष्टि दोष में हम उत्तर लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। आई होप आपको सारा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दे जाए बच्चों, इस वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, 9वां सवाल, निम्न में से कौन विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो करंट किसी में बह रहा है या नहीं बह रहा है, ये आपका गैल्वेनोमीटर, कौन सा उपकरण, गैल्वेनोमीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा बह रहा है, प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको ये जो है आपको गैल्वेनोमीटर बताता है। इसकी वजह से पता चलेगा कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 10वां सवाल, 9वां का जो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 10वां का, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ये तो दाएं बताएं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग। ये तो ठीक है, आपका क्या है, थ्योरेटिकल सवाल है ना, तो फ्लेमिंग हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, 11वां सवाल। ठीक है, तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक यानी पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने ऑफलाइन में सारे बच्चों को क्लियर करा चुका है ये सब। ठीक है, तो आप बताएं विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, आप लिख दे, कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट। इसको V से दिखाते हैं, है ना बच्चों, इसको V से दिखाते हैं। आगे 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, मतलब संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन दो तरह से हो सकता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। बच्चों, प्रतिरोध का संयोजन दो तरह का हो सकता है ना, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। तो बोल रहा है कि किस निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, यही दोनों होना है। ठीक है, यही दोनों होना है ना। तो देखिए, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा कि श्रेणी क्रम में आप क्या करोगे, दो प्रतिरोध ऐसे लगाओगे, इसको वोल्टेज से कनेक्ट करोगे, ये R1 होता है और ये R2 होता है, और ये क्या हो जाएगा, ये श्रेणी क्रम। और एक होता है समांतर क्रम, उसमें क्या करोगे आप, ऐसे लगाते हो, दो पैरेलल में लगाते हो, है ना। समांतर क्रम में क्या होता है, दो पैरेलल में लगाते हो, पैरेलल रजिस्टर लगाते हो दो, समांतर क्रम। इसमें क्या होता है आपका, जो अगर इसको एक प्रतिरोध को जोड़ते हैं, संयोजन करवाते हैं, संयोजन मतलब जोड़ना, तो जोड़ रहे हैं और जोड़ के क्या कर रहे हैं, एक प्रतिरोध बना रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू क्या होता है, R1 + R2। सिंपल क्या होता है, जुड़ जाता है।
और सिंपल जुटेगा, मान लो इसका 2 है, इसका 3 है, तो आर इसका मान लो ये R3 है, तो कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 5। इसमें क्या होगा, इसका मान लो 2 है, इसका मान लो 3 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2। ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें घट जाएगा समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि उल्टा होके जुट रहा है। किसी चीज का उल्टा हो जाता है वो क्या हो जाता है घट जाता है। देखो 1/2 कितना हो जाएगा 0.5, 1/3 कितना हो जाएगा 0.3 यानी 0.8। कितना आ गया 0. क्योंकि 1/2 अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका उल्टा होगा इस तरह से, ठीक है। तो अब इसको उल्टा कर दो, ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो 1/0.8 इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया आपका घट गया प्रतिरोध। प्रतिरोध किस में ज्यादा होता है आपका, तो श्रेणी क्रम में। किस में इसमें, क्योंकि सीधा सीधा होकर जुड़ जाएगा R1 + R2, और इसमें क्या होगा समांतर क्रम में उल्टा होकर जुटेगा, तो उल्टा होकर जुटेगा क्या हो जाएगा कम जाएगा, ठीक है। तो आपका संयोजन में, तो निम्नलिखित में किस संयोजन प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो कौन सा संयोजन श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। समांतर क्रम का फॉर्मूला आपको याद हुआ 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2। श्रेणी क्रम का क्या फॉर्मूला हो गया R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2। और ये आपका क्या हो गया, ये परिपथ आप दिखा देंगे एग्जाम में अगर आ जाएगा तो। और इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका प्रूफ आप कर लोगे R इक्विवेलेंट बराबर R1 + R2, ठीक है, ओम का नियम से आप कर लेना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। नंबर, इसमें देखो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, तो काल्पनिक होती है या वास्तविक होती है, ठीक है, या वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों। तो चुंबकीय बल रेखा क्या होता है, काल्पनिक होता है, जो हमें दिखता थोड़ी है चुंबकीय बल रेखा। आज में चुंबकीय बल रेखा हमें दिखती थोड़ी है, तो वो क्या होता है काल्पनिक होता है बच्चों, ठीक है। तो काल्पनिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वां में ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर देखो बच्चों, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, कितने जूल 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, यानी ऑप्शन में है जूल में, तो जूल में आंसर दो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा, तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा 3.6 × 10⁶ जूल, है ना बच्चों, ठीक है। ये आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। अगला है 15 नंबर है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा जो प्रकृति से मिल रहा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या कोयले से प्राप्त ऊर्जा, या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो सिंपल है सौर ऊर्जा, है ना, कौन सा ऊर्जा हो जाएगा सौर ऊर्जा, तो बी नंबर। जो आपको प्रकृति से मिल रहा है वही नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला है 16 नंबर, ठीक है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस है। मैंने पहले बता चुका है कौन सा लेंस अपसारी लेंस है, बताया आप, मैंने आपको डिफेक्ट में बता रहा था ना कि मतलब ये अवतल लेंस और उत्तल लेंस बताया है, ठीक है। अवतल लेंस क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस कौन सा हो जाएगा बताओ, अपसारी लेंस। आप वीडियो को रिवाइंड करो, मैंने बता चुका है अपसारी लेंस को, आप कमेंट बॉक्स में लिखे इसको। अपसारी लेंस को दूसरा नाम क्या हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस को ही क्या कहते हैं अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, ठीक है। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर देखो बच्चों, पढ़ो आप सवाल को देखो, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, या उपरोक्त सभी। तो या सभी हो जाएगा ना बच्चों, क्या हो जाएगा लाल भी है, नीला भी है और हरा भी है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 18 नंबर देखो आप, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, बताएं आप। नेत्र का रंगीन भाग कौन कौन होता है, याद नेत्र में बताएं तो कॉर्निया होता है, पुपिल होता है, रेटिना, आइरिस। तो कॉर्निया जो सफेद भाग होता है वो कॉर्निया, पुपिल जो आपका ब्लैक के अंदर जो छोटा सा जो पोर दिख रहा है ना वो आपका पुपिल हो जाता है, रेटिना जो आँख के अंदर जहाँ इमेज बनता है वो, और जो नेत्र का रंगीन भाग है वो आपके क्या होता है आइरिस होता है बच्चों, आइरिस, ठीक है। लोग क्या है कि मतलब क्या हो गया इसका आंसर आइरिस हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। अगला देखते हैं 19 नंबर,
19 नंबर में क्या है कि 1 HP बराबर होता है, कितने वाट के बराबर होगा? 1 HP, 1 हॉर्स पावर 740 वाट। अगला देखते हैं 20 नंबर, यानी ऑप्शन ए। 20 में क्या है कि हाँ विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो इसको हाँ इसको ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है, इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उत्तर लेंस को कहते हैं, उत्तर लेंस को कहते हैं क्या? मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है बच्चों। अगला देखो 21 नंबर, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, तो गतिशील कण क्या होता है आपका बताएं? परमाणु, परमाणु तो परमाणु कण, हाँ परमाणु। अगला है आयन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है बच्चों? वो आपका विद्युत धारा प्रवाहित होता है। एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? आप एम्पियर घंटा को गौर से देखें बच्चों। अगला सवाल है ये आपका 22 नंबर है, 22 नंबर। तो एम्पियर घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? इसको आप ध्यान से देखें। एम्पियर यानी क्या होगा? करंट, है ना बच्चों, और घंटा यानी टाइम, यानी IT है। और ये किसका फॉर्मूला होता है? थोड़ा ध्यान करें, रिवाइंड करें। अभी तुम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं ना, ये आप ये कॉन्सेप्ट में विद्युत धारा के तुम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं आप। IT आ गया ना, एम्पियर घंटा मतलब IT, आई मतलब करंट, करंट का मात्रक क्या होता है? ऐसा मात्रक एम्पियर, और T घंटा, ऐसा मात्रक नहीं है बट ये मात्रक है। तो IT हो गया। ये किसका फॉर्मूला था? Q का बच्चों, Q का। और Q क्या होता है? आवेश, आपने पढ़ा होगा Q बराबर IT होता है, या I बराबर Q/T भी पढ़े होंगे आप। किसका मात्रक होता है? आवेश का। किसका हो जाएगा? आवेश का, यानी बी ऑप्शन। देखो सिर्फ आंसर बता देंगे ये नहीं चलेगा बच्चों, सिर्फ आंसर बता देना ये महारत नहीं है, ठीक है। आंसर के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में फोड़ के आए, ठीक है। आपको सारा रिवीजन हो जाना चाहिए थ्रू प्रॉब्लम, ठीक है। थ्रू प्रॉब्लम आपका सारा रिवीजन हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। आपने पढ़ा भी नहीं होगा तो आप, ठीक है, ये सीरीज आप देख के ना आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखो 23 नंबर में है कि कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर। वाट क्या होता है? पावर कैसा है मात्रक है। पावर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन का क्या होता है ऐसा मात्रक? जूल। और टाइम का क्या होता है ऐसा मात्रक? सेकंड। यानी वाट किसके बराबर हो जाएगा? जूल पर सेकंड, ठीक है बच्चों। वाट किसके बराबर हो जाएगा? जूल पर सेकंड। तो इसके याद रखना, वाट किसका ऐसा मात्रक है? पावर। पावर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन कैसा मात्रक क्या होता है? जूल। वर्क डन कैसा मात्रक? जूल। टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड। तो ये आगे पीछे की कहानी आपको आना चाहिए, ठीक है। 24 नंबर देखते हैं, ये आपका ए ऑप्शन में है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? यानी आई। आई का मात्रक क्या है? अभी आप पहले ही बता चुके हैं। आई का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। 25 देखें आप। 25 में क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी गैस है? तो CO2, ऑप्शन नंबर सी, CO2। 26 में देखें आप जल्दी फटाफट पढ़ें। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताया बच्चों, कौन सा अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन, यानी ग्लूकोज किससे अभिक्रिया करता है? ग्लूकोज किससे? शरीर में भोजन का पाचन जो है किससे अभिक्रिया करता है? O2 से, ऑक्सीजन से। ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। क्यों अभिक्रिया करता है? जिससे हमें ऊर्जा मिलता है, जिससे भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ऊर्जा मिल रहा तभी तो पढ़ा रहे हैं ना। यानी खाना खाएं और खाना खाकर जो अभी आए ना, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना बाबू, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? अंदर जाके ग्लूकोज से रिएक्शन कर रहा है, और ग्लूकोज से रिएक्शन करके क्या कर रहा है? हमारा ऊर्जा हमें दे रहा है। तो यानी भोजन का पाचन जो है, भोजन का पाचन का अभिक्रिया जो है वो ग्लूकोज का O2 से रिएक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। O2 से रिएक्शन होगा और क्या बना देगा? 6CO2
इस तरह से आगे, और 6H2O, ठीक है, और ऊर्जा और 6, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है ना, यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण इसमें ऑप्शन है उपचयन या अपचयन। तो क्या हो जाएगा आपका उपचयन, क्योंकि यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6, 6 तो नहीं 12 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन से क्या हो गया, ऑक्सीजन बढ़ गया ना, तो क्या हो जाएगा उपचयन यानी ऑक्सीकरण। तो भोजन का पाचना कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अगला देखो आप, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, उसमें छेपी, उसमें शोषी या विस्फोटक, या इनमें से कोई नहीं। काली चूना क्या होता है बच्चों, आप मार्केट से चूना लाते हो ना, भखरा चूना, इसको इसी को कहते हैं काली चूना। मार्केट से चूना लाते हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट से चूना लाते हो तो, ठीक है, ये 27 नंबर है, तो कैसा होता है फॉर्मूला उसका, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, एग्जाम में दे सकता है बच्चों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखें इस, ठीक है। इसके आगे पीछे कहानी बता देंगे। ये इसको कहते हैं काली चूना, क्या कहेंगे, काली चूना, या भखरा चूना भी बोलते हैं, या बिना बुझा हुआ चूना, या बिना बुझा हुआ चूना। जब इसमें जल डाल रहे हैं बच्चों, जल डाल रहे हैं तो क्या बन जाएगा, चूना जल। बिना बुझा हुआ चूना है, डाल देंगे जल तो क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना, यानी CaOH का होल ट्वाइस। और साथ में इसमें क्या निकलता है, उष्मा। साथ में इसमें क्या निकलता है, जब चूना को जल में डालोगे ना तो एक भाप बन के उठेगा और थोड़ा गर्म होगा, ठीक है, थोड़ा गर्मी का महसूस होगा उसमें। तो साथ में क्या निकलता है उसमें, उष्मा। जब चूना मार्केट से लाओ और पानी में डालो, आप देखते हो कि भाप निकलता होगा, यानी उष्मा निकल रहा है। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलेगा उसे कहेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया बच्चों। तो ये अभिक्रिया कौन सा हो जाएगा, उष्मा छेपी। तो काली चूना पर जब जल डालते हैं तो क्या बनता है, चूना जल। ये आपको आना चाहिए बच्चों, आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए, रिएक्शन आना, लिखने के लिए आना चाहिए। एग्जाम में तो सिर्फ, ठीक है, ये आपका मॉडल सेट दे दिया ना, तो ये ऑब्जेक्टिव दे रहा है। अगर सिर्फ बाई चांस ये सब्जेक्टिव ये सवाल देते बना के हैं, तब क्या आपको सिर्फ आंसर बताना चाहिए कि उसमें छेपी रट के चले गए आंसर, और मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो फिर क्या हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा ना बच्चों। मान लो कि ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न दिया ना इस तरह से, तो ये ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है और सब्जेक्टिव भी दे सकता है। तो आपको रिएक्शन भी पता होना चाहिए। काली चूना पे जब जल डालेंगे क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। और ये क्या होगा, चूना जल, और साथ में क्या निकलता है बच्चों, उष्मा। उसमें निकलेगा, उसमें निकलेगा, ठीक है, उसमें निकलेगा तो क्या आ जाएगा, उष्मा छेपी अभिक्रिया। तो मैंने बता चुका उष्मा छेपी अभिक्रिया, पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि उष्मा छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकले उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उष्मा निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी अभिक्रिया। और आगे की बात करते हैं, और ये आगे बात करते हैं, ये इसी को बोलते हैं वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो आप दीवार में जो चूना करते हैं ना बच्चों, यही करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। दीवार में जो चूना करते हैं, आगे की बात करते हैं, ये तो आंसर हो गया इसका, उष्मा छेपी। बस उसके बाद आगे की बात करते हैं, जो आप एग्जाम में सब्जेक्टिव के तौर पे क्या मतलब आ गया तो कैसे लिखोगे आप। जो CaOH का होल ट्वाइस है वो आप क्या करते हो, दीवार पे चूना जो करते हो यही होता है। अब क्या करता है, अब ये स्टार्टिंग में देखते हो कि किताब थोड़ा सा नीला कलर का रहता है शायद, ठीक है, थोड़ा सा धीमा कलर लगता है, थोड़ा सा मतलब, ठीक है, पूरा चमकता नहीं है। आगे क्या करते हैं, 1-2 दिन के बाद वो चमकने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडल में CO2 प्रेजेंस है, और CO2 से रिएक्शन करता है बच्चों, और CO2 से रिएक्शन करता है तो आपका वाइट PPT बना देता है, CaCO3 सॉलिड और H2O लिक्विड, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, सफ़ेद। इसी ये CaCO3 के बनने के कारण ही क्या होता है, आपका दीवार सफ़ेद चमकता है, ठीक है, ये आपका सफ़ेद दिखता है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्टिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट में भी ये बहुत, कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बताएं तो क्या क्या कैसे बताओगे आप, तो CO2 का आप किस में डाल दोगे, CaOH का होल ट्वाइस में, तो क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या हो जाएगा, चूना पत्थर, इसको बोलेंगे चूना पत्थर, या यही सूत्र क्या होता है, मार्बल का भी सूत्र यही होता है। आगे आप जब ये जो बना है, इसमें अगर हम डाल देंगे CO2, CO2 का टेस्टिंग कर लेते हैं, इसमें और CO2 डाल देंगे बच्चों,
तो आपका बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये आपका कैसा कलर था? सफ़ेद कलर था। ये आपका एक्वस बन जाता है। ये क्या होता है आपका? CO2 दोबारा वापस से डालेंगे, एक्सेस में डाल देंगे, एक्सेस में, तो क्या हो जाएगा आपका? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और जो कि एक्वस होगा, एक्वस किसको बोलते हैं? जो वाटर में सॉल्युबल हो, जो सॉल्युबल हो वाटर में, उसको बोलते हैं एक्वस। और इसका कलर जो होगा, कलर सोडियम बाइकार्बोनेट का कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस। तो आगे पीछे की कहानी भी याद होना चाहिए। अगर CO2 का टेस्टिंग आ गया सवाल कि CO2 का टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसको CO2 क्या करना है? आप चूना जल में डाल दो, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैसा कलर का? सफ़ेद कलर का, यानी चूना पत्थर। और चूना पत्थर में इसमें इस जो उत्पाद बना है, इसमें दोबारा आप CO2 डाल दोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जिसका कलर कैसा होगा? कलरलेस होगा, कोई कलर नहीं होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। उसके बाद ये एक्वस होगा, जो वाटर में सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो CO2 का टेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूना जल में जब वाटर मिलाते हैं तो क्या होता है? उष्मा निकलता है, इसलिए उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आगे आप इसे नोट कर ले एग्जाम के पर्पज से कॉपी में, और ध्यान से इसको रिवीजन करें बार बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ठीक है, तो अभिक्रियाशील श्रेणी एक बनाए थे हम बच्चों। ठीक है, अभिक्रियाशील श्रेणी बनाए थे हम एक बच्चों। ठीक है, तो अभिक्रियाशील श्रेणी जो था आपका, ये आपका 28 नंबर हो जाएगा। तो अभिक्रियाशील श्रेणी जो था, अभिक्रियाशील जिसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी कहते हैं, तो क्या था कि आपको बताए थे कि कांसी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। ठीक है, ये नीचे से जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा कि अभिक्रियाशीलता घटेगा। अभिक्रियाशीलता घटेगा, यानी अगर से बात करें इसमें निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो ऑप्शन है CO, ऑप्शन है Hg है, Ag है, Au है। या नीचे से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। तो यानी सबसे कम किसका होगा? गोल्ड का, उसके बाद Ag, उसके बाद Hg। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? आपका कॉपर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का A नंबर, कॉपर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी ये इसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी, इसको याद कर लें आप। तो सक्रियता श्रेणी में क्या होता है? आपका अभिक्रियाशीलता बताता है, यानी रिएक्टिविटी बताता है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा? घटेगा। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी, तो ये सबका क्या होता है? रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा आगे बात, ये सबका क्या होता है? रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। इसको हाथ में रखो तो ला के अगर से सोडियम का अगर से एक ढेला लो और पानी में डाल दो तो जल जाएगा। क्या हो जाएगा? जलने लगेगा एकदम, और हाथ पर भी जल सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो आप क्या करना है, ये जो सोडियम पोटेशियम, इसको केरोसिन में रखते हैं। किस में डाल के रखते हैं? केरोसिन में डाल के रखते हैं। तो सोडियम पोटेशियम को किस में रखते हैं? केरोसिन में। और इसे चाकू, और ये बहुत ही मतलब सॉफ्ट होता है, इसे चाकू से भी काट सकते हैं। ये ऐसा धातु है जिसे चाकू से भी काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। ये इसको सोडियम पोटेशियम को, ये इतना सॉफ्ट होता है कि इसको चाकू से भी काट सकते हैं। और इसको कहाँ रखते हैं? केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। क्योंकि क्या है? हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या था कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी घटेगा। चार ऑप्शन था CO, Hg, Ag और Au। तो इन चारों में क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? रिएक्टिविटी कॉपर का हो जाएगा। ऐसा बच्चों, आगे देखते हैं। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या? अभी जस्ट पहले आया था, लिखा हुआ नहीं, मिटा दिए। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? चूना जल। ठीक है, चूना जल क्या हो जाएगा? Ca। जो चूना जल क्या था? जो काली चूना पर जल डाल दिया था ना, और क्या बन गया था? COH का होल ट्वाइस, और साथ में उष्मा निकला था, तो इसी को क्या बोलेंगे? चूना जल। 29 नंबर, चूना जल क्या हो जाएगा? चूना जल, यानी ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर देखें आप। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, तो लिटमस जो लिटमस है, लाल लिटमस है, तो लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, उसका pH मान क्या होगा? तो लाल को नीला करने वाला क्या होता है? लाल लिटमस है और नीला कर दे रहा है,
नीला लिटमस कर दे रहा। तो क्या होगा, लाल को नीला करने वाला क्या होता है आपका, क्षार होता है। क्या होता है, क्षार। और क्षार का जो नीला कर देगा वो क्षार होगा, जो नीला कर देगा वो, याद कर लें आप, जो नीला कर देगा, लाल को नीला कर दे यानी क्षार। तो क्षार का पीएच, क्षार का पीएच क्या होता है बच्चों, बताएं आप कमेंट बॉक्स में लिखें। क्षार का पीएच 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा होता है बच्चों। क्षार का पीएच कितना होता है, 7 से ज़्यादा। अगरचे जो अगर बात, तो इसका आंसर क्या ऑप्शन में है 11 है, ऑप्शन ए में 11, बी में है 10, सी में है 5 और डी में है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो लाल को नीला करने वाला क्या होगा, क्षार, और क्षार का पीएच कितना होगा, 7 से ज़्यादा। अगर नीला को लाल कर रहा है यानी क्या हो रहा है, वो अम्ल होगा। नीला को लाल करने वाला अम्ल होगा, उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम। अम्ल का पीएच 7 से कम होता है बच्चों, अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। तो क्षार का पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, अम्ल का पीएच 7 से कम होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिटमस जो है ये सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लिटमस जो है ये आपका सॉल्यूशन होता है, और इसे आप कोई किसी पेपर में कोट कर लेते हो, ठीक है, रख देते हो। और रखने के बाद उसमें आप बारी बारी से अम्ले डालते हो, क्षार डालते हो। ठीक है, तो अगर लिटमस जो है, अगर स्टार्टिंग में जब ये क्षार और अम्ले से अभिक्रिया नहीं किया है, ठीक है, तो ये बैगनी कलर का होता है। क्या है, न्यूट्रली में ये आपका कैसा कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, जब ये अम्ल और क्षार से अभिक्रिया नहीं करता तो लिटमस पत्र कैसा कलर का होता है, बैगनी कलर का। और ये कहाँ से, और ये लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है आपका, लाइकेन के पौधा से। कहाँ से, लाइकेन के पौधा से। तो लिटमस पत्र जो, लिटमस जो सॉल्यूशन है, ठीक है, लिटमस विलियन, ये आपका कहाँ से प्राप्त होता है, लाइकेन के पौधा से। और इस लाइकेन के पौधा से प्राप्त करेंगे उसका कलर कैसा होगा, बैगनी कलर। और बैगनी कलर उसको अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराने पर ही क्या होता है, वो लाल और नीला हो जाता है। तो लिटमस पत्र का न्यूट्रली जो रंग होता है वो बैगनी कलर होता है। और लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, तो लाइकेन के पौधा से। मिटाएं इसको आगे। और ये क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये क्या होता है, ये होम में, ये जो ये मैनमेड इंडिकेटर नहीं है, इसको बोलते हैं सूचक। ये सूचक क्या होता है कि अम्ल और क्षार को बताता है, कौन अम्ल है कौन क्षार है। ये सूचक कौन सा हो जाएगा, नेचुरल सूचक यानी प्राकृतिक सूचक। तो लिटमस पत्र जो होगा कैसा सूचक होगा, प्राकृतिक सूचक होगा। कैसा सूचक होगा आपका, प्राकृतिक सूचक। ठीक है, तो आगे हम लोग 30 तक देख चुके हैं, अगला देखते हैं 31 नंबर। तो आप लोग पढ़ें और इस क्वेश्चन को बनाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, फटाफट करें, आप करें 31 का। 31 का कितना हो जाएगा, अल्काइन में। ठीक है, तो 31 नंबर में पढ़ें तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, क्या है, अल्काइन है, अल्काइन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अल्काइन का, पहले बताओ, CnH2n-2 है ना। क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n-2। तो इसमें बोल रहा है कि कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं, बॉन्ड कितने कितने बॉन्ड होंगे, संयोजक आबंध कितने होते हैं, यानी बॉन्ड को बताते हैं, यानी बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, तो अल्काइन में कैसा बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। दो कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है अल्काइन में, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे अगर एक दो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन की अगर n की संख्या 1 लेते हैं तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। n अल्काइन में 1 नहीं ले सकते, n का वैल्यू 2 लेते हैं, 2 लेते हैं तो कितना होगा, C2H2 × 2 - 2। तो क्या हो जाएगा, C2H4 - 2 क्या हो जाएगा, C2H2। इसका संरचना बनाते हैं तो पहले कार्बन कार्बन लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या करेंगे, पहले 3 बॉन्ड डालेंगे। हम जानते हैं कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कितना सहसंयोजक आबंध बनाता है, कार्बन 4 आबंध बनाता है कार्बन। ठीक है, तो बचा कितना हाइड्रोजन है ना, एक यहाँ पर हाइड्रोजन डालेंगे तो 4 बॉन्ड हो गया, 3 1 4, यहाँ पर एक हाइड्रोजन डालेंगे 3 1 4। अगर सिग्मा और पाई की बात करते हैं, सिग्मा और पाई की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, आंसर तो हो गया क्या इसका, अल्काइन में कितना होगा, 3 आबंध कार्बन कार्बन के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्काइन में कितने संयोजक आबंध होते हैं, तो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मगर आगे की बात करते हैं कि एक उठाएं कि n का वैल्यू 2 उठाएं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बताएं। 2 कार्बन है तो इथाइन हो जाएगा नाम, क्या हो जाएगा, इथाइन। और इसी को बोलते हैं एसिटिलीन, इसे क्या बोलते हैं,
एसिटिलीन, आया समझ में। तो इथाइन, तो इथाइन में क्या है कि आपका कितना सिग्मा बॉन्ड है, तो जो एक इसमें कितना सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है, इसमें कितना सिग्मा होता है, एक सिग्मा हुआ, इसमें कितना सिग्मा होगा, तो एक सिग्मा। तो सिग्मा में कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्मा 3। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होगा, पाई हमेशा डबल बॉन्ड वाले में होता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले में। तो इसमें क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा और 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपको सिग्मा और पाई भी निकालना आना चाहिए, समझ में आया। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथाइन, 2 कार्बन वाले को एथ कहते हैं, और अल्काइन समूह का है तो क्या हो जाएगा, इथाइन। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, और 2 कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है, तो 3 बॉन्ड बनता है। और लास्ट में जो सफिक्स लगेगा, अगर नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो YN ही लगेगा। 2 कार्बन है तो एथ होगा और इथाइन होगा। इसमें एक कार्बन वाला नहीं बना सकते, जैसे मिथाइन नहीं बना सकते आप, आज इथाइन बना सकते हैं। प्रोप है 3 कार्बन तो प्रोप हो जाएगा, इसका लास्ट में सफिक्स क्या लगेगा, YN, यानी प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ठीक है, हेक्साइन, ऑक्टाइन, इस तरह से हेप्टाइन, ऐसे में, ठीक है। तो लास्ट सफिक्स में आइन लगेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अल्काइन समूह का। आगे देखो, आगे 32 देखो कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। 32 में क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र पूछा है। 32 में ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, अभी बहुत पहले लिखे थे, ठीक है, जो पाचन का जो लिख रहे थे अपन रासायनिक सूत्र, ठीक है, रासायनिक समीकरण तो क्या होगा, C6H12O6, यही था ग्लूकोज का आणविक सूत्र, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए। 33 में है, हाँ 33 में उच्च वशीय अम्लों के सोडियम लवण को कहलाते हैं। आप सवाल पढ़ें और इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में, जल्दी करें आप। उच्च वशीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो सोडियम लवण क्या कहलाता है, तो सोडियम लवण आपका साबुन कहलाता है, ठीक है। तो उच्च वशीय जो अम्ल है, ठीक है, लवण है, उच्च वशीय अम्लों के सोडियम लवण जो है आपका साबुन कहलाता है। आपने ऐसा देखा होगा इस तरह से, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और ये C+O- और Na+ होता है। और यही आपका सोडियम का भी लवण हो सकता है, इसको इसी को बोलते हैं उच्च वशीय अम्ल। इसी को क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। जो लंबा चैन जा रहा है इसी को बोलते हैं फैटी एसिड, बहुत ही लंबा बनता है फैटी एसिड, उच्च वशीय अम्ल, फैटी एसिड, उच्च वशीय अम्ल। और ये आपका C+O- सोडियम का लवण होता है, या पोटेशियम का लवण हो सकता है। इसका तो या तो सोडियम का पूछते सवाल, या तो पोटेशियम का पूछते। तो ये साबुन होता है, ये क्या होता है, साबुन। अपमार्जक में क्या होता है, अपमार्जक की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, साबुन हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, साबुन हो जाएगा, साबुन ऑप्शन नंबर ए। आगे की बात करते हैं अपमार्जक में। तो अपमार्जक में जो होता है, जो वशीय अम्ल जो होता है वो सल्फोनिक एसिड का होता है। किसका होता है, ठीक है, सल्फोनिक एसिड का होता है। किसका होता है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का होता है, ठीक है, सल्फोनिक एसिड का। आज में तो अपमार्जक जो होगा आपका सल्फोनिक एसिड का लवण होता है। अपमार्जक किसका लवण होता है, तो सल्फोनिक एसिड का लवण होता है। अपमार्जक में किसका लवण होता है, तो सल्फोनिक एसिड का। साबुन में तो सोडियम और पोटेशियम का लवण होता है, ठीक है। अगला 34 देखते हैं। 34 है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, मूलक को कहते हैं, बताएं आप कमेंट बॉक्स में लिखें इसका आंसर। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं 34 में, ठीक है। तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, अभिक्रियाशील मूलक। अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ। इसका आंसर CHO किसका है, होता है अल्डिहाइड। किसका होता है, अल्डिहाइड, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा और आगे बात कर ले तो COOH किसका हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। OH किसका हो जाएगा, अल्कोहल। आपका बात करते हैं O किसका हो जाएगा, ये ईथर, ठीक है, ईथर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कीटोन।
ये किसका आ जाएगा आपका, कीटोन का। ठीक है, आगे ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये फ्लोरीन किसका हो जाएगा, हैलाइड। ठीक है, हैलाइड, हैलाइड ग्रुप का होता है, हैलाइड समूह का होता है। ठीक है, हैलो समूह जिसको बोलते हैं, हैलो समूह, हैलो समूह ऐसा नहीं। तो ये सब भी आपको आना चाहिए, सब नोट कर लें आप। ठीक है, ये आपका ये CHO दिया है आपका एग्जाम में, ये ना दे, ये दे दे, ये अल्कोहल वाला दे दे, ये ऑक्सीजन वाला, ये ईथर का दे दे, जैसे ROR ये दे दे, तो ये ईथर हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा। ठीक है, ये हैलो समूह हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कौन समूह हो जाएगा, तो हैलो समूह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 35 आवाज सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या परमाणु त्रिज्या, हाँ बाएं से दाएं जा रहे हैं, आवर्त सारणी है। तो आवर्त सारणी जानते हैं आप हैं, तो बना दे क्या, आवर्त सारणी नहीं है, आवर्त सारणी बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये आवर्त सारणी होता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप होता है, यहाँ पे 8 ग्रुप होता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रही है, यानी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है कि घटता है, तो आवाज बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, ये सेल की संख्या, कोश की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। और परमाणु संख्या बढ़ता है ना, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ता है, तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा बच्चों, तो परमाणु त्रिज्या घटेगा। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, परमाणु त्रिज्या घटेगा, डिक्रीज करेगा। बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, हमेशा डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसका आंसर हमेशा डिक्रीज करेगा, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो, निम्नलिखित में तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। अधात्विक गुण सजाना है, और इसका है लिथियम दिया है, ऑक्सीजन दिया है, कार्बन दिया है, बेरिलियम और फ्लोरीन। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, दाहिना साइड आपका क्या होता है, अधातु होता है, और बायां साइड क्या होता है आपका, धातु होता है। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ग का, 17वां वर्ग का, ये 16वां, ये 14 और ये आपका दूसरा और ये आपका पहला। तो दाहिना साइड बताएं, दाहिना साइड आपका क्या होगा, यहाँ से यहाँ आपका क्या होगा, वर्ग बढ़ेगा। तो एक यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, यहाँ पे 18 हो गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, अधातु इधर होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 15 और यहाँ पे आपका 14। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, क्या होगा, अधातु का गुण बढ़ेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या आपका है, धातु रहता है। ठीक है, तो पहला दूसरा तो क्या होगा, धातु होगा, यानी ये पहला वर्ग था, ये दूसरा वर्ग, ये क्या है, धातु है। ये क्या है, 17 और ये 14 और ये 16, ये क्या है, अधातु है। तो 17 वाला का अधातु गुण क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, ऑक्सीजन, उसके बाद आपका कार्बन, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बढ़ेगा अधात्विक गुण। अधात्विक गुण क्या होगा, बाएं से दाएं जाएंगे। ठीक है, बाएं से दाएं जाएंगे तो अधात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। बाएं से दाएं जाएंगे तो अधात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो लिख लो, इसको लिख लो आप, बाएं से दाएं जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, और क्या है वजह है, बेरिलियम, लिथियम। तो बेरिलियम क्या है, लिथियम के आगे आता है, तो बेरिलियम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। अगर चाहे आपका धात्विक गुण पूछता है, क्या पूछता है, धात्विक गुण, तो क्या धात्विक गुण में क्या लिखते हैं आप, हैं बस इसको उल्टा कर देते, लिथियम आगे हो जाता है, बेरिलियम, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपका ये हो जाता है। धात्विक गुण में ये हो जाता है। अधात्विक गुण में क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद लिथियम। ठीक है, तो अधात्विक गुण। तो और धात्विक गुण क्या होता है, धात्विक गुण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। गुण क्या, धात्विक गुण क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, उसको धातु के इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की गुण को क्या कहते हैं, धात्विक गुण। ठीक है, धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। अधातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। अधातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अधातु क्या होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो अधातु पे जो आवेश होगा वो कैसा आवेश होगा, निगेटिव आवेश होगा। स्टेबल आवेश की बात करते हो तो कैसा आवेश होगा,
अधातु पे निगेटिव, धातु पे कैसा आवेश होगा तो पॉजिटिव, यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम पे कैसा आवेश होगा धनात्मक। ऐसे में इसको मिटाएं, आगे देखें 37 नंबर, 40 तक आज स्टॉप कर देंगे, ठीक है। 37 में पहुंच गए हैं तो 37 देख लें आप, 37 नंबर, ठीक है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है तो उपधातु है, सिंपल, ठीक है। तो आपको लिख देते हैं कि चल नाना पापा उससे फिर कल बाहर आई, ये सब आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा अधातु हो जाएगा, ठीक है। बोरॉन सिलिकॉन, ठीक है, हाँ बोरॉन सिलिकॉन, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम, ठीक है। आपका इस तरह से बन जाएगा कार्बन सिलिकॉन एल्युमिनियम, ठीक है। केमिस्ट्री सर गए साने पंजाबी, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है आपका। तो इस तरह से तो टीन हो जाएगा, ठीक है, पोलोनियम हो जाएगा और टेलुरियम हो जाएगा, इस तरह से आपका ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये सब उपधातु हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये सब क्या हो जाएगा आपका उपधातु हो जाएगा। और आगे बात करते हैं तो जर्मेनियम भी होता है, ठीक है। ये सब आपका क्या हो जाएगा उपधातु, क्या होता है ये सब आपका उपधातु। ये सब क्या होता है चल नाना पापा उससे फिर कल बाहर आए, ये सब क्या होता है आपका है आधातु। और इसके अलावा इन दोनों के अलावा जो भी सारा है, सारा क्या हो जाएगा आपका धातु, ठीक है। मिटा दें इसको। अगला देखो आप कि निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। अभी बताएं कि धनात्मक तत्व किस पे आता है, धातु पे या धातु पे, धातु पे। आप देख लें कि ऑप्शन में कार्बन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, सोडियम है। तो कार्बन क्लोरीन फास्फोरस, चल है फास्फोरस है, ठीक है। कार्बन फास्फोरस है और क्लोरीन, ये सब क्या है अधातु है। अधातु पर चार्ज कैसा आएगा विद्युत ऋणात्मक, ठीक है। इसके अलावा क्या है धातु है सोडियम, तो सोडियम में चार्ज कैसा आएगा विद्युत धनात्मक, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, कैसा आएगा विद्युत धनात्मक, ठीक है। तो सोडियम में चार्ज कैसा आएगा विद्युत धनात्मक। आगे है 39 नंबर, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ किया गया था तो उत्तराखंड, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा जनरल नॉलेज बेस है सवाल, तो आपको याद होना चाहिए। तो अगला सवाल लेते हैं 40 नंबर में है निम्न किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं, किस धातु को डुबो कर रखते हैं तो सोडियम को और पोटेशियम को मैंने पहले बता चुका है इसमें, इस वीडियो में। आप रिवाइंड करके वीडियो देखें। तो किरोसिन में डुबो कर क्यों रखते हैं, क्योंकि सोडियम पोटेशियम क्या होता है बहुत ज़्यादा विक्रियशील होता है। सोडियम पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा विक्रियशील होता है, इसलिए सोडियम पोटेशियम को क्या करते हैं किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, डुबोकर। तो निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखते हैं तो मैग्नीशियम है ऑप्शन में, सोडियम, पारा और टंगस्टन। तो क्या हो जाएगा आंसर सोडियम। अगर पोटेशियम रहता तो पोटेशियम में होता है, ठीक है बच्चों। तो डुबो कर क्यों रखते हैं किरोसिन में, क्योंकि वो क्या होता है बहुत ज़्यादा विक्रियशील होता है, ठीक है। और इसे चाकू से भी काटा जा सकता है बच्चों। तो 40 नंबर तक आज स्टॉप करते हैं, बाकी का अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है। आप इसे एंजॉय करें, ठीक है। और ज़्यादा वीडियो को शेयर करते बच्चों, ठीक है, और लाइक करते जाएं। चलो बाय बाय।